नमस्कार। आज 6 जनवरी भावगंगा की 282वीं 282 सोपान या कड़ी या अंक जो भी कहिए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मौसम अभी अच्छा हुआ है, थोड़ी धूप खिली है, इसलिए बहुत सुबह प्रोग्राम नहीं हो पाया। और परसों नरसों मैं बाहर रहूँगा, बस्ती, भवनान, परशुरामपुर बच्चों के स्कूल में। और एक हमारे मित्र की पुस्तक आई है, गीता सरोवर, उस पर चर्चा और लोकार्पण, वो 8 तारीख को बस्ती में है। तो 8 और 9 को कोशिश करेंगे कि वहाँ जो प्रोग्राम हों वही भावगंगा में डाले जाएं। तो इसलिए भावगंगा का यहाँ रेगुलर जो इन पेड़ों के साथ प्रोग्राम होता है, सूर्य के साथ, वो उस रूप में नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि हो। इधर 2-3 दिनों से प्रोग्राम नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से। और 2 बहुत महत्वपूर्ण दिन रहे। 4 जनवरी जो जन्मांधों या जो अंधे लोग हैं उनकी जो लिपि है, ब्रेले लिपि, लुइस ब्रेल का जन्मदिन था और उसे ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। 4 जनवरी 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। हम लोग तो चिड़ियों के साथ ही ये प्रोग्राम ही करते हैं, हम लोगों के लिए और महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। कहने को तो राष्ट्रीय है, लेकिन इसे शुरुआत में अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन अब अन्य देशों ने भी स्वीकार किया है। संभवतः कभी ये विश्व पक्षी दिवस के रूप में भी हो जाए। इसके साथ अन्य तमाम विषयों पर अपनी चर्चा होगी, जैसा कि हमारे ग्रह पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों में पक्षी सबसे शानदार हैं। वे जीवंत हैं, मधुर संगीत और जीवंत रंगों से सरबोर हैं। ऐसी ऐसी चिड़ियाँ हैं कि उनकी आवाज़ सुन के आप मस्त हो जाएं। इतने रंग बदलते हैं, तो उनसे सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हमने पक्षियों को उनके पंखों के लिए पालतू जानवरों के रूप में और यहाँ तक कि भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया है। वह सब बंद होना चाहिए। ऐसे कई संगठन हैं जो अभियान चलाते हैं और हमारे पक्षियों के संरक्षण में मदद करते हैं। उन सभी एवियन वेलफेयर एसोसिएशन, एवियन ये उड़ने वाले पक्षी, AWC सबसे सफल और प्रसिद्ध संगठन है। AWC बॉर्न फ्री US एक वन्य जीव दान के साथ 2002 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में जाना जाने वाला अभियान शुरू किया, एवियन वेलफेयर एसोसिएशन ने। इसी को बाद में अमेरिका ने राष्ट्रीय पक्षी दिवस माना। आइए हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के इतिहास, महत्व और उसके उत्सवों और आयोजन में भाग लेने के तरीके के बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं। ऐसा अनुमान है कि इस सदी के अंत तक पक्षियों के लगभग 12,000 प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी। सबसे खतरनाक तो ये है, ऐसा अनुमान है कि इस सदी के अंत तक पक्षियों की लगभग 12,000 प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि हम पक्षियों के अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शुरू करें। काले बाजार में पक्षियों का अवैध रूप से कारोबार किया जाता है और उनमें से कुछ को बेचने के लिए बोली लगाने वालों को बहुत बड़ी रकम मिलती है। मकाओ, चील, बेजर जैसे विदेशी पक्षियों को उनके रंगीन पंखों के लिए पालतू जानवरों के रूप में, यहाँ तक कि भोजन के रूप में बेचा जाता है। इससे पक्षी पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ वास्तविक जीवन में तोता नहीं देख पाएंगी? तो 2 दशक पहले 2002 में AWC ने इन सवालों पर चर्चा की थी। यह महत्वपूर्ण था कि पक्षियों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए
और इस विचार के कारण राष्ट्रीय पक्षी दिवस का निर्माण हुआ या शुरुआत हुई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी जड़ों के साथ 2002 में अपने पहले उत्सव के बाद से हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाना शुरू किया। यह तिथि विशेष रूप से इसलिए चुनी गई क्योंकि वार्षिक क्रिसमस बर्ड काउंट 5 जनवरी को भी होता है। क्रिसमस बर्ड काउंट पहले से वहाँ होता रहा है, तो उसी से पक्षी दिवस उसी दिन। यह वार्षिक नागरिक सर्वेक्षण काफ़ी समय से यूएसए में हो रहा है। नागरिक सर्वेक्षण, लोग अपने आसपास पक्षियों गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में पक्षियों की संख्या और स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कई पक्षी जलवायु परिवर्तन, आवास के नुकसान, वनों की कटाई और अन्य जीवन विनाशकारी कारकों से खतरे में हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पर पक्षियों के खिलाफ रोजमर्रा की इन बुराइयों के बारे में बात की जाती है और जनता को अवगत कराया जाता है, बताया जाता है। जागरूकता बढ़ाना इस घटना का एक प्रमुख महत्व है और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग इसमें भाग लेते हैं। यह एक ऐसे दिन का प्रतीक है जब पक्षियों के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। यह दिन जब हम सभी को दूसरों को पक्षियों की रक्षा करने और उन्हें संरक्षित करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने का अवसर देता है। दुनिया में पक्षियों की 9,800 से अधिक प्रजातियां हैं। वो जो मैंने पहले कहा था कि 12,000 प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी, वो 1,200 प्रजातियां लुप्त हो जाने का खतरा है। इस समय 9,800 प्रजातियों के आसपास हैं। एक व्यक्ति के लिए उनमें से प्रत्येक को देखना शारीरिक रूप से असंभव है। उदाहरण के लिए आजकल बाजों को खोजना संभव नहीं है क्योंकि वो इतने कमज़ोर हो गए हैं और शुतुरमुर्ग यहाँ के हैं ही नहीं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद कम से कम 850 पक्षी प्रजातियों की एक झलक पाने के लिए पक्षियों में रुचि रखने वाले सभी को अवसर प्रदान करता है। तो ये संक्षेप में बातचीत हुई इसके बारे में। अगर हम पक्षियों के बचाने के लिए गर्मियों में हमें पानी दें, अपने आसपास हरियाली रखें ताकि वहाँ पक्षियों की प्रजातियाँ आएँ। हमारे इस छोटे से छत के इसमें कितनी चिड़ियाँ आती हैं, बुलबुल अक्सर घोंसला बनाती है। तो आप पक्षियों को जितना हो सके उतना प्यार दें, दुलार दें और अपने आसपास उनको रहने का ठिकाना दें। ये बहुत ज़रूरी है। अब लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। लुई ब्रेल की वजह से नेत्रहीनों को पढ़ने का मौका मिला। सन 2009 में 4 जनवरी को जब लुई ब्रेल के जन्म को पूरे 200 वर्ष का समय पूरा हुआ, तो लुई ब्रेल जन्म द्विशती के अवसर पर हमारे देश में उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। जब इस अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी हुआ। ब्रेल लिपि एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। जनरली हम अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन अगर आँखें नहीं हैं तो अन्य इंद्रियाँ उसका काम कर सकती हैं। जैसे हाथ अक्षरों को छूकर पहचान सकता है। उन अक्षरों को उभार दिया जाए। शुरू में वही कोशिश हुई कि अक्षरों को उभारा जाए, लेकिन उसको और ज़्यादा सुविधाजनक और साइंटिफिक करने के लिए लुई ब्रेल ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। लुई ब्रेल एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। ब्रेल के नेत्रहीन होने पर उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवाया। रॉयल नेशनल स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रंस में भर्ती करवाया। उस स्कूल में वैलेंटाइन होऊ
द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी। यह लिपि अधूरी थी। इस विद्यालय में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बारबियर एक प्रशिक्षण के लिए आए थे और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में व्याख्यान दिया। यह लिपि कागज़ पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। कागज़ पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी और इनमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था। 12 बिंदुओं को, डॉट्स को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था, पर इसमें विराम चिन्ह, संख्या, गणितीय चिन्ह आदि नहीं होते थे। ब्रेल को वहीं से विचार आया। लुई ने इस लिपि पर आधारित किंतु 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं, हर अक्षर के लिए बस 6 बिंदु इस्तेमाल किया। तो 6 बिंदुओं के उपयोग से, उन 6 बिंदुओं से अल्फ़ाबेट भी, अंक भी, गिनतियाँ भी और विराम चिन्ह भी सब बनाया डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। उन 6 बिंदुओं के उपयोग से 36 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनाई। उसमें न केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यही लिपि आज सर्वमान्य है। लुई ने जब यह लिपि बनाई तब वे मात्र 15 वर्ष के थे। लुई ने जब यह लिपि बनाई तब मात्र 15 वर्ष के थे। सन 1824 में पूर्ण हुई यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। आज अगले साल 2024 में इस लिपि की 200वीं वर्षगांठ एक तरह से हो जाएगी। तो ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि धरती पर लुई ब्रेल जैसे व्यक्ति हुए और नेत्र बाधित हमारे भाइयों बहनों को भी लिखने पढ़ने का मौका मिला। और आज तो ये नेत्र बाधित व्यक्ति क्या क्या नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जीवन के हर क्षेत्र में एक्सेल कर रहे हैं। जहाँ एक इंद्रिय कमज़ोर होती तो बाकी इंद्रियाँ और शक्ति देती हैं और शक्तिशाली हो जाती हैं और जीवन में और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो ऐसे लुई ब्रेल को हम लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं उनके जन्मदिन पर, और उन सभी नेत्र बाधित लोग जो इतना आगे जीवन में काम कर रहे हैं उनको बधाइयाँ देते हैं, शाबाशी देते हैं। और अब एक बहुत सुंदर सा आलेख योगेंद्र सिंह ने भेजा है, उसको आप के सामने पढ़ेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जब संवेदना घुली होती है और प्रकृति से जुड़ाव घुला होता है और पक्षियों, और आज पक्षी दिवस पर भी हम लोगों ने चर्चा की, तो पशुओं, पक्षियों, जीव जंतुओं से जुड़ाव होता है तो जीवन में कितना मिठास होती है, उस पर यह आलेख है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पुराने समय में हम लोगों ने गांव में अपने देखा है कि हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल के मल मूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था ताकि बैल आराम से यह नित्य कर्म कर सके। यह आम चलन था। हमने प्रकृति से ये सारी बातें बचपन में स्वयं अपनी आँखों से देखी हैं। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महान पुरखों में जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल हम अशिक्षित कहते हैं। दरअसल असंवेदनशीलता और सबसे जुड़ाव न होना यही सबसे बड़ी अशिक्षा है। ज्ञान शिक्षा है, और अगर ज्ञान परीक्षा से देखा जाता है कि उसको ज्ञान मिला कि नहीं, लेकिन ज्ञान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती थी वो दीक्षा दी जाती थी। और दीक्षा तभी पूरी होती थी जब वह ज्ञान संवेदना के साथ जुड़ जाए। अगर संवेदना महसूस करने की शक्ति आ जाए तभी वह दीक्षा पूरी होती थी, अन्यथा दीक्षा पूरी नहीं होती। तो हमारे ये किसान या हमारे पुरखे वह
दीक्षा में परिपूर्ण थे। उस जमाने का देसी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाएं तो इतना शुद्ध होता था कि 3,000 रुपये किलो तक बिक सकता है। उस देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो घी अपने बैलों को पिलाता था। बैलों को घी पिलाया जाता था। टटीरी नामक पक्षी अपने अंडे खुले खेत की मिट्टी पर देती है और उसको वहीं पर मिट्टी में सेती है। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टटीरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ सक जाता था और अंडे वाली जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी। सब न नास्तिक थे न आस्तिक थे, सिर्फ वास्तविक थे। प्रकृति से सबसे संपूर्ण ब्रह्मांड से आप जुड़े हुए हैं, संपूर्णता से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या कहा जाएगा? आस्तिक कहा जाएगा कि नास्तिक कहा जाएगा? ट्रेडिशनल अर्थों में तो आप किसी न किसी की पूजा करिए तभी आस्तिक हैं, और अगर वो ना करिए तो नास्तिक हैं। लेकिन अगर आप संपूर्णता से प्यार करते हैं, जुड़ाव रखते हैं, संवेदना रखते हैं, तो आप क्या हैं? तो इसके लिए इस आलेख में वास्तविक शब्द इस्तेमाल किया गया तो अच्छा लगा। सब ना नास्तिक थे ना आस्तिक, सिर्फ वास्तविक थे। दोपहर को किसान जब आराम करने का समय होता तो सबसे पहले बैलों को पानी पिलाकर चारा डालता और खुद भोजन करता। यह एक सामान्य नियम था। बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो उसे कसाईयों को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाता रहता था, मरने तक उसकी सेवा होती थी। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक इसकी माँ का दूध पिया और इसकी कमाई खाई है, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दें? वो परिवार का सदस्य रहता था, कैसे कसाईयों को दे दे काट खाने के लिए। जब बैल मर जाता था तो किसान फफक कर रोता था, खास करके बच्चे। हमारे भाई साहब, हमने खुद रोते हुए देखा है किसान के उसके बैल के मरने पे, हाथी के मरने पे। और एक बैल था तो वो तो इतना प्यार करता था हमारे बड़े भाई साहब, लेकिन वो भाषा समझता था। हमारे घर के पास एक बाज़ार लगती थी, वहाँ बैल और गाय भी बेची जाती थी, मंगल बाज़ार। तो उसको लोग चिढ़ाते थे उस बैल को कि तुम्हें मंगल बाज़ार को बेच देंगे। तो यह सुनते ही वो रोने लगता था। लेकिन वो जब मरा तो हम सब लोग रो रहे थे। तो भाषा समझनी होती है। भाषा, वो हमारी भाषा समझते हैं, हम लोग उनकी भाषा समझते हैं। माता पिता के साथ साथ किसान के बच्चे भी अपने बुढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरा जीवन काल तक बैल अपने स्वामी की मूक भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धनाढ्य था कि अपने जीवन व्यवहार में ही जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था, संवेदना से भरा हुआ भारत था। आजकल हर इंसान दुखी और तनावग्रस्त है क्योंकि वह इस आपाधापी में प्रकृति से, जीव जंतुओं, वनस्पतियों से, अपने संवेदना से ये सब भूलकर स्वार्थ में लिप्त हो चुका है। तो आइए एक बार फिर आगे तो बढ़ें, लेकिन संवेदना के साथ बढ़ें, संवेदना को छोड़कर नहीं, सबसे जुड़ाव के साथ। अब आर.डी. तिवारी जी का एक लंबा आलेख प्रतिक्रिया वो आपके सामने रखता हूँ। सादर नमन। भावगंगा को एकाग्र और शांत मन से सुनने का सौभाग्य आज मिला। अंक 280 और 279, 279 सुनना, 281 सुनना अभी बाकी है।
आज हम लोगों की भावगंगा का 222वां अंक है, 282। गौतम लोढ़ा जी भावगंगा चेन्नई में सुन रहे हैं। भुवनेश्वर मिश्रा जी उड़ीसा में सुन रहे हैं। चारों तरफ लोग सुन रहे हैं, बड़ी खुशी है। सबको नमस्कार। आगे लिखते हैं आर.डी. तिवारी जी, आज की भावगंगा तमाम संवेदनाओं, संदेशों, विचारों, व्यथाओं को समेटे हुए मन को एक विचित्र अवस्था में ले जाने वाली है। एक ऐसी बेचैनी और कर्तव्य विमूढ़ता है मन में जो एक आक्रोश को जन्म देती है। लेकिन भावगंगा का अनुशासित इनकलाब क्रोध की जगह दिशा निर्देशक का काम करता है। लोकतंत्र को परिभाषित और प्रचारित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र को प्रचारित और परिभाषित करने की आवश्यकता है और ज़रूरत है। क्योंकि गिरीश जी स्वयं LLB हैं, MBA और फिज़िक्स के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, IFS के बाद IRS में सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हैं। उनका समग्रति ज्ञान उनकी प्रतिभा के समन्वय से भावगंगा के रूप में प्रवाहित होता है। इस भावगंगा के प्रभाव से ग्राम, नगर, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का विकास होता है। इसके प्रभाव से धर्म, समाज और व्यक्ति का विकास होता है। तथा गिरीश जी से के समक्ष निसंकोच अभिव्यक्त के पीछे भी सद्भावना ही रहेगी। संविधान की संपूर्ण कवरेज के पहले मेरी इच्छा है फिलॉसफी ऑफ लॉ पर कुछ प्रकाश डाला जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि संविधान की संपूर्ण कवरेज के पहले मेरी इच्छा है कि फिलॉसफी ऑफ लॉ पर कुछ प्रकाश डाला जाए और जूरिस्प्रूडेंस, फाउंडेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस से परिचय कराया जाए। इस पर हमने और विचार किया है, तो बात बहुत अब मज़े की है, ज़रूरी है। संविधान कथाएं तो इतनी मेरी हो चुकी, इस पे भी मौजूद हैं, लेकिन संविधान को समझने के लिए एकदम सरल शब्दों में फिलॉसफी ऑफ लॉ, न्याय का दर्शन, न्याय का विज्ञान, जूरिस्प्रूडेंस, न्याय के बेसिक तत्व, न्याय का कैसे ओरिजिन होता है, जो एक दर्जा 5, 6, 7, 8 का बच्चा भी समझ ले, इतने सरल शब्दों में यह चर्चा होना ज़रूरी है। तो कोशिश करूँगा कि 5-6 अंक इन चीज़ों पर रहें और उसके बाद फिर संविधान की थोड़ी थोड़ी बातें आगे चर्चा होती रहें। बहुत अच्छा सुझाव आर.डी. तिवारी जी ने दिया और इसको हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके प्रारंभ की संभावित तिथि भी बता दी जाए, इसकी विषय वस्तु भी बता दी जाए। बाद में इसे संकलित भी किया जा सकता है, एक पुस्तक के रूप में भी इसे संकलित किया जा सकता है। भावगंगा में प्रतिक्रियाओं पर गिरीश जी की व्याख्या और रुचि उनकी संवेदनशीलता ही दिखाता है। APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक याद आई, सबके हृदय में आग होती है, उसे पंख लगाकर मिसाइल बनाना है। चिंगारी जो चकाचौंध कर ज्वाला बन जाए, जो अंजलि की तरफ दुराशा रखने वालों के कुकृत्य के पहले ही भस्म कर दे। फिर देश का ख्याल आया चोपड़ा चिल्ड्रन का, रंगा और बिल्ला का, पंडोर और कोली के निठारी कांड का, निर्भया का और इससे उत्पन्न वेदना का, और एक राष्ट्रीय संकल्प होने की प्रबल उत्कंठा का कि इन घटनाओं से लोकतंत्र का अभ्युदय हो और जिन लोगों ने छद्मवेश से देश को ठगा है उन्हें दंड मिले और फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड में जो था वह पूरा हो। आज की दुर्दशा से उनकी आत्मा को भी कष्ट हो रहा होगा। अंजलि की पीड़ा से मीडिया में जागृति आई है, यह देख सुनकर थोड़ा आश्वस्त हूँ। परंपरा पर प्रकाश रोचक है, पेंट अभी तक सूखा नहीं, बिल्ली बांधना ज़रूरी इत्यादि। गांव में लाशें देखकर मन क्षुब्ध होता है, गंगा में लाशें देखकर मन क्षुब्ध होता है, मगर गंगा सदैव पवित्र होती है। भावगंगा मन को व्यथित कर सकती है क्षणिक रूप में, परंतु यह गंगा की तरह सदाशय और पवित्र है। भावगंगा पटल को आभार। गिरीश जी का यह अंक बहुत मामलों में विशिष्ट और प्रेरणादायक है। साभार आर.डी. तिवारी। धन्यवाद आर.डी. तिवारी साहब। और अब हम लोग थोड़ा ये कैलेंडर कैसे शुरू हुआ, कैलेंडर के इतिहास पर चर्चा करेंगे। और क्यों ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज मनाया जाता है, जो चल रहा है पूरी दुनिया में, जिसका पहला दिन न्यू ईयर्स डे के रूप में मनाया जाता है,
वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, तो उस पर थोड़ी चर्चा। प्राचीन यूनानी सभ्यता में कैलेंड्स का अर्थ था चिल्लाना। कैलेंड्स का अर्थ था चिल्लाना। उन दिनों एक आदमी मुनादी पीटकर बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, त्योहार, व्रत आदि होगा, नील नदी में बाढ़ आएगी या वर्षा होगी। इस चिल्लाने वाले के नाम पर ही दैट हु कैलेंड्स इज कैलेंडर, जो चिल्लाता है इस तरह की चीज़ें वही, तो वो जो चिल्लाता है वो कैलेंडर है। कैलेंडर शब्द बना, दैट हु कैलेंड्स इज कैलेंडर, इस तरह से कैलेंडर शब्द बना कि जो बताए, अब चिल्लाने की जगह जो बताए कि कब क्या होने वाला है, वह कैलेंडर शब्द बना। वैसे लैटिन भाषा में कैलेंड्स का अर्थ हिसाब किताब रखने का दिन माना जाता है। उसी आधार पर दिनों, महीनों और वर्षों का हिसाब रखने को कैलेंडर कहा गया। एक समय था जब कैलेंडर नहीं थे, लोग अनुभव के आधार पर काम करते थे। उनका यह अनुभव प्राकृतिक कार्यों के बारे में था। वर्षा, सर्दी, गर्मी, पतझड़ आदि ही अलग अलग काम करने के संकेत होते। धार्मिक, सामाजिक उत्सव और खेती के काम भी इन्हीं पर आधारित थे। समय का सही बंटवारा करना मुश्किल हो जाता। अक्सर लोगों ने अनुभव किया कि दिन रात का बंटवारा कभी गड़बड़ नहीं होता। इसी तरह रात में चंद्रमा दिखने का भी एक क्रम है। चंद्रमा दिखने का क्रम, जिन्हें चंद्रमा की कलाएं भी कहा गया, निश्चित समय के बाद अवश्य जारी रहता। इस तरह दिन रात और चंद्रमा की कलाओं के आधार पर दिनों की गिनती की गई। फिर इस अवधि को नाम दिया गया। तारे और चंद्रमा केवल सूर्यास्त के बाद दिखते और सूर्यास्त होने पर अंधेरा हो जाता, इसलिए इस अवधि को रात कहा गया। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की अवधि को दिन का नाम दिया गया। यह भी अनुभव किया गया कि मौसम सूर्य के कारण बदलते हैं। चंद्रमा का एक चक्र नए चाँद से एक नए चाँद तक माना गया। सूर्य का चक्र एक मौसम से दूसरे मौसम तक माना गया। तो लगभग चंद्रमा के एक पूरे सबसे छोटे से अंधेरे से फिर पूरा एक परिक्रमा करके फुल मून, फिर अंधेरा, उस अवधि को लगभग एक महीने के आसपास माना गया। और सूर्य चूँकि 365 दिन 4 घंटे 11 मिनट कुछ सेकंड इतने में पूरे धरती सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो उसको एक वर्ष कहा गया। अब इसी में तालमेल मिलाने में अलग अलग तरीके के पंचांग या कैलेंडर तैयार हुए, क्योंकि 365 में भाग नहीं दिया जा सकता। तो अब कितने का रखा जाए, 12 का हो, 13 का हो, 14 का हो, कैसे कैसे रखा जाए, इस पर तमाम प्रयास चले। लेकिन सर्वग्राह्य आज पूरी दुनिया में सर्वस्वीकार्य ग्रेगोरियन कैलेंडर है। चंद्रमा का एक चक्र 29.5 दिन में पूरा होता है, उसे महीना कहा गया। सूर्य के चारों मौसम को मिलाकर, मतलब पूरी धरती का एक पूरा चक्कर जब सूर्य चला करके आ जाती है, तो उसे वर्ष कहा गया। फिर गणना के लिए कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ। अलग अलग देशों ने अपने अपने ढंग से कैलेंडर बनाए, क्योंकि एक ही समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन और रात और मौसमों में भिन्नता भी होती है। लोगों का सामाजिक जीवन, खेती, व्यापार आदि इन बातों से विशेष प्रभावित होता था। इसलिए हर देश ने अपनी सुविधा के अनुसार कैलेंडर बनाए। वर्ष की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से पहला वर्ष लें? तो अब बड़े उस समय राजाओं का ज़माना था, तो बड़े राजा या जब उनके से या बड़ी घटना से उसकी शुरुआत हुई। वर्ष की शुरुआत कैसे करें, इसके लिए किसी महत्वपूर्ण घटना को आधार माना गया। कहीं किसी राजा की गद्दी पर बैठने की घटना से, जैसे विक्रम संवत, गिनती शुरू की, तो कहीं शासकों के नाम से, जैसे रोम, यूनान, रोम वगैरह में इसी तरह से शुरू किया गया। बाद में ईसा के जन्म, ईसवी सन या हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर जाने की घटनाओं से कैलेंडर बने। तो इस तरह से पंचांग अलग अलग चलता रहा। और फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर का कैसे विकास हुआ, तो उस पे आते हैं। लेकिन जो तमाम लोग कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी के
कैलेंडर का शुभकामना मत दीजिए। और मेरे कुछ दोस्तों ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इसको आंग्ल और अंग्रेजी नववर्ष बताया। आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में ग्रेगोरियन कैलेंडर है, आंग्ल कैलेंडर नहीं है। इसको बनाने वाला व्यक्ति एलाइसिस लिलियन अमेरिका का था। तो इसलिए कोई पूर्वाग्रह नहीं पालना है। जो पूरी धरती पर एक समेकित रूप से व्यवस्था चलती रहे, फ्लाइट्स आपस में टकराएं नहीं, आना जाना संभव हो, कम्युनिकेशन या रिकॉर्डिंग आसान हो, एक रूपता के लिए आप अपनी अपनी भाषाएं बोलिए, अपना अपना पूजा पद्धति, धर्म, जीवन पद्धति सब अपनाइए, लेकिन कम से कम कम्युनिकेशन के लिए, और आप जो कहें दूसरा समझे। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी दुनिया अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो रोज़ इतनी ट्रेनें टकराएंगी, हवाई जहाज़ टकराएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए इसकी ज़रूरत है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई। उसके पहले तमाम और अन्य कैलेंडर चलते थे। एक रूस का कैलेंडर चलता था जिसमें 10 ही महीने होते थे। तो क्रिसमस किसी एक तारीख को नहीं आता था, तो तमाम चीज़ें लोग चाहते थे कि इसको ठीक कर लें। क्रिसमस को एक दिन तय करने के लिए कि एक ही दिन, जैसे 26 दिसंबर को आए, उसके लिए स्पेशल एफर्ट किया गया। लेकिन सबसे पहला लगभग सर्वमान्य कैलेंडर जो बनाया गया वो उसे जूलियन कैलेंडर कहते हैं। वह ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर ने पहले के कैलेंडरों में इम्प्रूवमेंट किया था। जूलियन कैलेंडर कहते हैं। जूलियस सीजर ने ईसा से 46 वर्ष पूर्व, उस समय ईसाई धर्म भी धरती पर नहीं था। उसके पहले तक जो कैलेंडर चलता था वह वैसा रोमन कैलेंडर था। वो भी रोमन कैलेंडर था जिसमें साल में 304 ही दिन होते थे। सूर्य और धरती की पूरी परिक्रमा, इन सब का शायद ज्ञान नहीं हो या जो रहा हो, उसके कैलेंडर में महीने भी 10 थे। तो आज साल के 12वें महीने का जो हम दिसंबर कहते चले आ रहे हैं, वह कभी 10वां महीना था। उस रोमन कैलेंडर में चूंकि 10 ही महीने थे तो 10वां महीना था। रोमन संख्या में 10 को डेका कहते हैं, DEC, तो वहाँ से लिया गया है DECA, डेका। तो डेका 10वां महीना था, लेकिन बाद में 2 महीने और जोड़े गए जब 365 वाला वो परिक्रमा पृथ्वी वाला लिया गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए तो 12वां महीना तो दिसंबर को रखा जो पहले 10वां था। तो ये विरोधाभास है कि नाम 12वां नहीं 10वां है, लेकिन है एक्चुअली 12वां आज, क्योंकि 2 महीने और बीच में जोड़े गए। तो वह दिसंबर कभी 10वां महीना था। रोमन संख्या में 10 को डेका कहते हैं। अक्टूबर 8वां महीना था। ऑक्ट 8वां कहते हैं। ऑक्टोपस जिसके 8 वो हों, ऑक्टागन। अक्टूबर 8वां महीना था जो रोमन संख्या ऑक्टा से बना था। इसी तरह से सेप्टा से 7वां यानी सितंबर था। सितंबर 7वां महीना था, अक्टूबर 8वां महीना था और दिसंबर 10वां महीना था। जो अब सितंबर तो 7वां है, अक्टूबर 8वां है, लेकिन दिसंबर 12वां हो गया। आज ये महीने 2 महीने दूर हो गए और यह विसंगति साल में 2 नए महीने जोड़ने से आई। 2 महीना जोड़ना पड़ा। अगर हम 365 दिन का साल बनाएंगे तो फिर 10 की जगह 12 महीने करने पड़ेंगे, जो भी कह लीजिए। तो आज ये महीने 2 महीने दूर हो गए और यह विसंगति साल में 2 नए महीने जोड़ने से आई। ये 2 महीने थे जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई एक नया महीना जोड़ा गया। और अगस्त के नाम पे
अगस्त, और अगस्तस, सेंट अगस्तस के नाम पे अगस्त जोड़ दिया गया। तो जुलाई और अगस्त 7वां और 8वां वहाँ हो गया। तो जो 7वां पहले था सितंबर, वो अब 9वां हो गया। जो 8वां था वो 10वां हो गया। नवंबर अपनी जगह पे है 9वां, और दिसंबर। तो देखिए बिल्कुल क्या क्या इतने मतलब चीज़ें, हम उसको रोज़ अगर ध्यान देते, दिसंबर को 10वां डेका से है तो 12वां कैसे हो गया। तो ये इवोल्यूशन से होता है। और जब यूनिफॉर्मली पूरी दुनिया मानने लगती है तब इसमें ज़्यादा बहुत कुछ अहंकार वाली बात नहीं होती कि हमारी है या उनकी है, हम सब की है, पूरी धरती का है। ये कैलेंडर से पूरी धरती चल रही है। तो ये वे सबूत हैं कि किस तरह कैलेंडर में संशोधनों से महीनों के नामकरण भी गड़बड़ा गए। बहरहाल ईसा पूर्व 46 में पहली बार ये माना गया कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूरज का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 365 दिन 6 घंटे और 11 मिनट कुछ सेकंड, तो 365 दिन तक तो ठीक हो गया। लेकिन ये 6 घंटे की बात एकदम शुद्ध नहीं हो पाई, उसमें 11 मिनट का अंतर पाया गया। वैसे ये खामी देख पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा। मुश्किल इस अंतर को 1 साल का कैलेंडर बनाने में दूर करने की रही होगी कि 1 साल का कैलेंडर बना रहे हैं तो ये 11 मिनट की खामी कैसे दूर की जाए। ये 6 घंटे और 11 मिनट की ये कमी कैसे दूर की जाए। हर साल में एक दिन बढ़ाने, यानी फरवरी को एक दिन बड़ा करने से ये 6 घंटे का संशोधन निपट गया। लेकिन 11 मिनट के अंतर को कैलेंडर से निपटाना कठिन रहा होगा। तो फरवरी को तो 6 घंटे, तो 4 साल बाद एक दिन बढ़ा दिया तो ये 6 घंटे वाला ये पूरा हो गया। तो इस तरह से ये जो कैलेंडर जूलियन बन के तैयार हुआ, ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया। लेकिन 11 मिनट के अंतर को कैलेंडर में निपटाना कठिन रहा होगा। इसे कोई 1500 साल के दौरान तमाम वैज्ञानिक के शोध कार्यों के बाद 1582 में काफ़ी हद तक सुधारा जा सका। 1582 में इसे सुधारा जा सका और ये कैलेंडर तो बन गया। लेकिन पहला साल कौन सा माना जाए, तो 76 साल पहले बना था ईसा के पैदा होने के। लेकिन पहला साल 76 नहीं, जब ईसा पैदा हो गए तो कुछ सालों बाद जब ईसा महत्वपूर्ण हो गए, इनकी साधना से लोग प्रभावित हुए, तो ये जो कैलेंडर चल रहा था इसकी शुरुआत इनके बर्थ वाले ईयर से शुरू हो गई। इनको इज्जत देने की, जैसे किसी राजा को इज्जत देने, विक्रम संवत राजा विक्रम से पर आधारित है उनके राजगद्दी से, वैसे ये उसकी शुरुआत वहाँ से मान ली गई। अब 1582 में काफ़ी हद तक सुधारा गया। 1582 में क्या सुधार हुआ? 1582 में केवल ये किया गया कि इस 11 मिनट को एडजस्ट किया गया। जो सोलर कैलेंडर है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो 365 दिन 6 घंटे और 11 मिनट कुछ सेकंड में पूरी करती है, तो वो मिनट 11 मिनट और सेकंडों वाला कैसे कैलकुलेशन किया जाए। छः घंटे से थोड़ा कम में कर लेती है, दरअसल 11 मिनट कम में करती, 6 घंटा पूरा नहीं, 11 मिनट कम में करती। तो थोड़ा समय घटाना पड़ेगा। उसको करेक्ट करने के लिए ये किया गया कि जो 100वां वर्ष होगा उसकी फरवरी, वैसे तो 4 से कट रहा है तो 29 का होना चाहिए,
लेकिन उसकी फरवरी 28 की ही होगी, 29 की नहीं होगी। 2000 वाली जो अभी हम लोगों की फरवरी हुई थी वो 28 की हुई थी। इसीलिए पूरी दुनिया में ये बड़ा हलचल मचा हुआ था कि कहीं कंप्यूटर्स वगैरह सब फेल ना हो जाएं क्योंकि उसमें जो कैलेंडर फीडेड होगा उसमें तो 29 होगा 2000 का। लेकिन उसके लिए तरीके निकाल लिए गए और वो सक्सेसफुल हो गया। फिर एक और इसमें है कि जो 400 में से कटने वाले होंगे, 400 हर 400 साल बाद वह फरवरी फिर 29 की होगी। हर 100वां तो 28 का होगा, लेकिन 400वां 29 का होगा, क्योंकि कुछ और थोड़ा सा समय एडजस्ट करने की ज़रूरत थी, उसको इस तरह से एडजस्ट किया गया। तो अब लगभग सूर्य की परिक्रमा का जो वो है पृथ्वी का क्रम, उसे एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से आपके मौसम या मकर संक्रांति, जो संक्रांतियां हैं, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, उसके वह सब हमारे जिस कैलेंडर की आप इतनी वो कर रहे हैं तमाम सारे लोग की अंग्रेज़ी का कैलेंडर है और ये है वो है, 14 और 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति पड़ती है, अभी आने वाली है, क्योंकि इसने उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनाया है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग तिथियों पर हर साल पड़ता है। तो चीज़ें जो इम्प्रूव हुई हैं, आप अपना भी मानिए और इसको भी मानिए, क्योंकि चीज़ों को समझने में, चलाने में, क्योंकि ये वैज्ञानिक है। और मौसम जैसे इस्लामिक कैलेंडर, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो गया है। उसमें कभी जाड़े में कोई तिथि आती है, कभी उनका त्यौहार ही बदलता रहता है, जाड़े गर्मी उसमें। जबकि हमारे यहाँ अगर फसलों पर त्यौहार हैं तो एग्जैक्ट वही मौसम होना चाहिए। वह इस कैलेंडर से, ग्रेगोरियन कैलेंडर से एकदम सही ठहरते हैं। बल्कि हिंदी कैलेंडरों में चूंकि अधिक मास ला करके एडजस्ट करना पड़ता है, तो वहाँ भी मौसम आगे पीछे हो जाता है। कभी बरसात में दशहरा आ जाता है और कभी दिवाली एकदम ठंडक में आती है, कभी तो पहले आ जाती है। तो ये इसलिए कि वो गैप फिल नहीं हो पा रहा है, उसको करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। अधिक मास, अर्ध अधिक मास, कहीं कहीं किसी साल 2-2 अधिक मास करना पड़ता है, जिसे मलमास भी कहते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक कैलेंडर है। तो इसलिए इसको स्वीकार करने में तथ्यात्मक रूप से और सुविधाजनक रूप से, वैज्ञानिक रूप से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये नया चलन है कि लोग हर नए साल में, जब ये कैलेंडर शुरू हुआ था तब क्राइस्ट पैदा भी नहीं हुए थे। ये नया चलन है कि लोग नए साल में हिंदी, अंग्रेजी, हिंदू, ईसाई कर रहे हैं। आप अपने व्रत त्यौहार बेशक विक्रम या संवत के आधार पर ही मनाएं और उस नव वर्ष को भी मनाएं, पर इसके पहले चेक पर दस्तखत हिंदी में करना शुरू करें। आप चाहें तो किलो की जगह सेर, मीटर की जगह गज, किलोमीटर की जगह योजन के इस्तेमाल के लिए आंदोलन भी चला सकते हैं। पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें किसी धर्म की नहीं होती हैं। ये पूरी धरती पर चीज़ें बेहतर तरीके से चलें, इस सुविधा के लिए होती हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं थी, जैसे राकेश पाठक जी की प्रतिक्रिया थी भावगंगा पर सुंदरतम, बड़ा संक्षेप में। भुवनेश्वर जी की प्रतिक्रिया थी कि आज आप इतने स्मार्ट दिख रहे थे कि सोचा 2 शब्द लिखूं, पर जैसे भावगंगा की 31 दिसंबर की घटना के बारे आरंभ हुई, एक बार फिर मन टूट गया और आपने डीजी साहब के अनुभव को साझा किया, सुनकर दुख हुआ।
कि अधिकांशतः पुलिसकर्मी मंत्री लोगों की सुरक्षा में लगे होते हैं, और विडंबना तो यह कि 4-5 वर्षों के साथ उनके साथ रहते ये लोग भी राजनीति सीख जाते हैं। आखिर इनको सुरक्षा की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, इन एमपीज़ वीवीआईपीज़ को? मुझे तो लगता है कि अधिकतर ऐसे लोग चुनकर आते हैं जिनके बहुत दुश्मन होते हैं और इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कहा आपने भुवनेश्वर जी, वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके दुश्मन बहुत होते हैं। एक मित्र ने एक पोस्टर भेजा और फिर उस पर एक राइटअप भेजा उसी नीचे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते हैं। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते हैं और काट कर खा जाते हैं। मुर्गे ने कहा, लोगों को जगाने वाले का यही हाल होता है। अब यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि लोगों को जगाने वाले का यही हाल होता है। ये है उनका पोस्टर, 1 साल पहले भेजा था। उस पर मेरी जो प्रतिक्रिया थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पता नहीं क्यों इस तरह के जितने राइटर्स हैं, जितने पोस्टर मेकर्स हैं, कुछ आर के लक्ष्मण वगैरह को छोड़ करके, वह सब ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जनता अपनी ज़ुबान बंद रखे, जन जागरण ना करे। उनको ये बताया जाता है कि जन जागरण करोगे, लोगों को जगाओगे, तो तुम्हारा वही हाल होगा जो मुर्गे का होता है, या तुम्हें खा जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इतना डराने की कोशिश होती है, और आजकल और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो मैंने उस दिन लिखा था पिछले साल, वही आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कि एक मित्र ने पोस्टर भेजा जो आपको मैंने दिखाया। प्रथम दृष्टिया पहले आप देखेंगे तो आपको लगता है विश्वास भी हो जाए, जब आप गहराई में उसको न देखें तो आपको हो सकता है विश्वास हो जाए। प्रथम दृष्टिया पोस्टर देखकर आपके मन में क्या भाव आता है? मज़ेदार है, सच्चाई बयान कर रहा है, भ्रम फैला रहा है? एक बार फिर से देखिए और सोचिए। बहुत सारे बयान और चित्र जो दिखाते कहते हैं, असलियत और गहराई में वो वह न कहकर कुछ और कहना चाह रहे होते हैं। उनकी उद्देश्य और लक्षणा कुछ और होती है। लोगों के अवचेतन मन मस्तिष्क पर कुछ दूसरा और गहरा प्रभाव डाल रहे होते हैं। वहाँ आपको डराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मत जगाओ, नहीं काट के खा लिए जाओगे। वैसे तो पोस्टर में की गई तुलना ही गलत है, और तमाम सारे अन्य उन जानवरों को खाते हैं जो नहीं जगाते। जो नहीं जगाते उनको भी तो खाते हैं। तमाम उन लोगों को नहीं मारते और उपकरणों जैसे घड़ी घंटा आदि को तो नष्ट नहीं करते जो जगाते हैं। तो हर जगाने वाले को मार दिया जाता है। ये कहाँ से हुआ? ये केवल डराने के लिए हुआ आपको। सच्चाई नहीं है कि जगाओगे, जीवित होकर के अगर जगाओगे, या तो ये घड़ी वड़ी हो जाओ जो निर्जीव हो, अगर जीवित होकर जगाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें खा लिया जाएगा। ऐसे पोस्टर अक्सर ऐसे लोगों द्वारा तैयार किए जाते हैं जो उन लोगों को डराना चाहते हैं, जो लोगों को जगाने का काम करते हैं, कि तुम लोगों का जगाने का काम मत करो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा, झेलना पड़ेगा। बड़ी खतरनाक साजिश है पिछले हजारों सालों से। अब देखिए, अभी तक धूप थी, 2:55 ही है, लेकिन हमारे छत पर हमारी तरफ धूप अब नहीं आ रही, और धूप ना आने से टेम्परेचर ठंडक महसूस होने लगी। छाए में अभी धूप है, लेकिन छाए में ठंडक महसूस हो रही है। तो 2-4-5 मिनट में प्रोग्राम समाप्त करेंगे। पिछले हजारों सालों में सबसे ज़्यादा जन जागरण काम अगर किसी ने किया है तो वो है कबीर। पिछले हजारों सालों में सबसे ज़्यादा जन जागरण काम अगर किसी ने किया है तो कबीर, और 2000 साल पहले अगर किसी ने काम किया है तो वह है बुद्ध और कबीर। मज़े की बात यह है कि जो इस किताब के लोकार्पण के लिए मैं बस्ती जा रहा हूँ, वो गीता की कबीरी व्याख्या है, कबीर पर आधारित व्याख्या, कबीर की आधार पर प्रबोधनी व्याख्या है। इसलिए मुझे अच्छा लगा और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जगाने कारण अगर किसी ने किया है तो कबीर ने किया है। खुलेआम। बुद्ध तो दूर चले गए,
घर बार छोड़ के दूर चले गए। और जब ज्ञान हुआ तो अलग एक रहने सहने की संग बनाया और वो सब किया। लेकिन कबीर समाज में रहते हुए, बुद्ध महान हैं, कबीर भी महान है, लेकिन एक अंतर है कि बुद्ध समाज से थोड़ा दूर गए। साधना के दौरान तो रहे ही, बाद में भी उनका रहना भिक्षुक के रूप में घरों में या समाज में नहीं रह रहे थे, अलग उनके आश्रम और वो सब संग बन रहे थे। कबीर लोगों के बीच में रहते हुए समाज सुधार और जन जागरण काम किया। तो पिछले हजारों सालों में सबसे ज़्यादा जन जागरण काम अगर किसी ने किया है तो वो कबीर ने अपने समय के अधिकांश शासकों जो मुसलमान थे और बहुसंख्यक जनता जो हिंदू थी, सभी को जागृत करने का काम करते रहे। जागरण के लिए सभी को खरी खोटी सुनाई, सभी को आईना दिखाते रहे और आजीवन कोई समझौता नहीं किया। दोनों को धिक्कारा। अरे इन दो ने राह ना पाई, न हिंदुओं ने रास्ता पाया, न इनकी आंखें खुली, न उनकी आंखें खुली। अंधे अंधा ठेलिया दोनों को उपरंत। और हिंदुओं को ललकारा कि पाथर पूजे हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। आप हर घर में चाकी होती थी, मशीन तो था नहीं गेहूँ पीसने के लिए, वही चाकी से गेहूँ पीसा जाता था। हम लोगों के घर में भी वैसी से पीसा जाता रहा बचपन में। तो वह चक्की कहा कि वो चाकी जिसे आप पीसते हैं, वह जिस आप मूर्ति को पूजते हैं उससे अच्छी इसको पूजिए, कम से कम उपयोगी तो है। जिस आप मूर्तियों को पूज रहे हैं, अगर उसके माध्यम से आप संपूर्णता नहीं दिखाई देता, संपूर्णता से संवेदना नहीं होती, संपूर्णता से जुड़ाव नहीं महसूस करता, तो व्यर्थ है उसको पूजना। उससे अच्छे कम से कम आप अपनी चाकी को पूजिए जो आपके कुछ काम आ रहा है, आपको भोजन प्रोवाइड कर रहा है। और मुसलमानों को धिक्कारा। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दें, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो उस समय के शासक वर्ग जो रहे हैं उनको भी धिक्कारा मुसलमानों को, और जो जनता बहुसंख्यक रही है उसको भी धिक्कारा। कोई परहेज नहीं किया, जन जागरण काम करते रहे, लेकिन किसी ने उनको मुर्गा समझ के न काटा न खाया, क्योंकि वो डरे नहीं। वो डराने की कोशिश की जाती बस। और विचित्र चीज़ ये हुई, बहुसंख्यक तो उन्होंने कबीर ने अपने समय के अधिकांश शासकों जो मुसलमान थे और बहुसंख्यक जनता जो हिंदू थी, सभी को जागृत करने काम करते रहे। जागरण के लिए सभी को खरी खोटी सुनाई, सभी को आईना दिखाते रहे और आजीवन कोई समझौता नहीं किया। लेकिन विचित्रता देखिए, विरोधाभास देखिए कि कबीर के मरने के बाद उनके शरीर को लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों में विवाद हुआ। और विवाद क्या हुआ कि कबीर मेरा है, कबीर मेरा है। कबीर की तरह बनिए कि आपके जाने के बाद हर धर्म कहे कि ये मेरे हैं, धरती कहे कि मेरे हैं, सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जितने जीव जंतु हैं सब कहें कि ये मेरा है। ऐसा जीवन जीजिए। कबीर ऐसा उदाहरण है कि उसके मरने के बाद सब रो रहे थे कि कबीर मेरा है, कबीर मेरा है। हिंदू मुसलमान तो आसपास थे इसलिए रो रहे थे, बाकी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पूरी धरती कह रही थी कि कबीर मेरा है। और कबीर मेरा इसलिए कह रहे थे कि कबीर ने सबको एक समझा, कभी भेदभाव किया ही नहीं। आपके परिवार में अगर 50 आदमी हैं तो कोई अच्छा करता है तो उसका शाबाशी देंगे, कोई ख़राब करता है तो बुरा कहेंगे। वो ये थोड़ा धर्म देखेंगे कि ये परिवार का है कि बाहर का है। तो कबीर ने वही किया, सब में पूरे धरती को परिवार माना, जहाँ जिसकी जो कमी थी उसको दूर आईना दिखाया। लेकिन आज जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो धर्म का व्यापार करने वाले लोग होते हैं, जो सत्ता का व्यापार करने वाले लोग होते हैं, वह कहते हैं कि जन जागरण मत करो, चाहे लोकनीतिक चाहे धार्मिक। क्योंकि मुर्गा जो जगाता है, उदाहरण मुर्गे का देते हैं कि मुर्गा अगर जगाता है तो उसको खा लिया जाता है। अगर ऐसे ही होता तो घड़ी को क्यों नहीं खा लेते, वो भी जगाता है। कैलेंडर को क्यों नहीं खा लेते,
खा लेते, क्योंकि वो भी तो जगाता है। आपका मोबाइल में भी घड़ी है, उसको क्यों नहीं खा लेते? तो ये डराने की सब चीज़ें जो हैं, इसको ज़रा आँख खोल करके समझिए, एक खेल समझिए, बहुत बड़ा खेल है। तो लेकिन विरोधाभास देखिए, कबीर के मरने के बाद उसके शरीर को लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों में विवाद हुआ, यह मेरा है, यह मेरा है। किंवदंती तो यह भी है कि कबीर का शरीर फूलों में बदल गया था, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ने आधा आधा बांट लिया और कर लिया था प्रयोग इस तरह अपनी तरह। कबीर जैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आदमी न वो मान सकता है और न हम लोग मान सकते हैं कि कोई शरीर फूलों में बदल सकता था। हाँ, कुछ चालाक लोगों ने, जो दोनों में झगड़ा ना हो जाए, चुपके से कबीर का शरीर जो भी करना हो कर लिया होगा और वहाँ फूल रख दिए होंगे उस चादर के नीचे रात बिरात जब भी मौका मिला होगा, और जब खोल के देखा होगा तो फूल थे, तो आधा आधा बांट लिया हो गया, दोनों संतुष्ट हो गए होंगे, अपने अपने तरह से जो कुछ करना था कर लिया होगा। कबीर के मरने के बाद भी सभी धर्म और जात के लोग रो रहे थे। सबसे बड़ी बात कि कबीर के मरने के बाद भी सभी धर्म और जाति के लोग रो रहे थे, क्योंकि कभी एक क्षण के लिए भी कबीर के मन में किसी के प्रति पक्षपात या राग द्वेष का भाव नहीं आया। केवल संवेदना और समग्र प्यार, समग्र दृष्टि रही। संपूर्ण मानवता, पूरी धरती, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, वो संपूर्ण ब्रह्मांड से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हुए जीते रहे, बोलते रहे, ललकारते रहे, धिक्कारते रहे और प्यार भी करते रहे। अधिकांश जन जागरण का विरोध इसलिए होता है, अब यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकांश जन जागरण का विरोध इसलिए होता है क्योंकि जन जागरण करने वालों की दृष्टि उतनी समग्र, विराट और सर्वव्यापी नहीं होती जितनी कबीर की होती है। भावगंगा की यही कोशिश है कि यहाँ भी जन जागरण की जो दृष्टि है वो कबीर के समकक्ष ही हो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कबीर के बारे में मैं अपनी एक हाइकू प्रस्तुत करके बात खत्म कर रहा हूँ, जो अक्सर हर किताबों में भी मैंने दिया है कि मैं हूँ कलम सार्वभौमिक एवं इकोलॉजिकल। मैं हूँ कलम सार्वभौमिक एवं इकोलॉजिकल। ये भावगंगा भी एक कलम है जो सार्वभौमिक है और इकोलॉजिकल है। तो इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ विराम लेती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने मन से, इतने प्यार से आप सुनते हैं। आपका आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।